आप उन भाजपा वालों से पूछे ना, क्या दिलीप परिहार के अलावा भदरवा में कोई एमएलए नहीं बन सकता था? उसको दूसरी दफ़ा उसी को मैंडेट देना था। क्या वो परिवारवाद नहीं है? क्या शक्ति परिहार के अलावा कोई दूसरा एमएलए नहीं बन सकता था? क्या सुनील शर्मा के अलावा कोई दूसरा एमएलए नहीं बन सकता था? क्या डॉक्टर जितेंद्र के अलावा 3 दफ़ा वो एमपी बना? क्या इधर खिलेनी में कोई दूसरा बीजेपी का वर्कर नहीं था? ये जो है, ये जो स्टंट मार रहे हैं ना भाजपा वाले, आने वाले वक्त में इन भाजपा के लोगों को भी जम्मू कश्मीर के लोग जो पत्थर मारने शुरू करेंगे। जब जम्मू कश्मीर के नौजवान को मालूम हो जाएगा कि दफ़ा 370 छीनने वाली पार्टी, दफ़ा 370 जो था वो हिंदुओं के लिए नहीं था, वो मुसलमानों के लिए नहीं था, वो हर उस शहरी के लिए था। वो फंडामेंटल राइट्स जो महाराजा ने दिलाए थे कि बाहर के लोग यहाँ नौकरी नहीं कर सकते, बाहर का आदमी यहाँ पे कोई भी फैक्ट्री नहीं खोल सकता जब तक कि वो पार्टनर नहीं बनाएगा जम्मू कश्मीर के लोगों को। आने वाले वक्त में इसी रियासत के लोग जो है भाजपा के लोगों को पत्थर मारना शुरू करेंगे, उनको गालियाँ देने शुरू करेंगे। जहाँ तक रूहुल्लाह साहब का ताल्लुक़ है, बहुत ही अच्छे लीडर हैं, कमिटेड आदमी हैं। उन्होंने उमर अब्दुल्ला से ये कहा कि जो हमने वादे लोगों से किए हैं उनको हमें पूरा करना चाहिए, हमें सेंटर से बात करनी चाहिए, अगर नहीं मानता है तो हमें कोई एक्शन लेना चाहिए इस सिलसिले में। तो इस तरह से कुर्सी पकड़कर हम क्या करेंगे जब हमें इतना भी इख्तियार नहीं है कि हम लोग जो हैं, अगर हमने मंत्रालय किसी को देना है, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजना है, क्या इसको हम दे सकते हैं मंत्रालय? तो इतना माजूर कर दिया रियासत की क़यादत को। रियासत की अगर लोगों ने नुमाइंदगी दी है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो उनको गवर्नमेंट की पावर भी होनी चाहिए ना। तो अगर पावर जो है सारी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, फिर इस इलेक्शन कराने का क्या मतलब? यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिस पार्टी का वजूद खास तौर पर चिनाब एरिया में जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, लेकिन वहीं पर देखा यह गया कि आज जो है पीडीपी की तरफ से वर्कर्स मीटिंग जो है वो डोडा के अंदर हुई और कहीं ना कहीं पीडीपी को वापस यहाँ पर जिंदा करने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। बातचीत करके हमारे साथ जुड़े हैं मंसूर अहमद भट्ट साहब, जिन्हें हाल ही में जो है असेंबली का इलेक्शन भी लड़ा था। पहले भी इनसे बातचीत हुई थी, लेकिन आज भी बातचीत करेंगे क्योंकि आज मीटिंग जो है यहाँ पर वर्कर्स मीटिंग हुई। इनका क्या कुछ कहना है, सारी बातचीत इन्हीं से होगी। सर, सबसे पहले वक्त देने के लिए शुक्रिया। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे, जिस तरह पीडीपी का वजूद जिस तरह देखने में आ रहा था, इस बेल्ट में जो है बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, यहाँ पर जो वर्कर्स थे वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो चुके थे, लेकिन आज फिर से वर्कर्स मीटिंग हुई, क्या कुछ कहना चाहोगे इस पर? देखिए, पीडीपी का वजूद ख़त्म तो नहीं हुआ था, अलबत्ता रियासत में तमाम पार्टियों का वजूद भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दिया था। गुज़श्ता 10 सालों से जब वाइसराय को यहाँ पे लगा दिया गया, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जहाँ जिस रियासत का वज़ीर आज़म हुआ करता था, सदर रियासत हुआ करता था, उसको डिग्रेड करते 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 यहाँ पे जो है सिंपल लेफ्टिनेंट गवर्नर को लाया गया और उसके इख्तियारात में तमाम रियासत को दिया गया। तो उसने तमाम पार्टियों को वजूद ही ख़त्म कर दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर निकाला कि आपको नवंबर से पहले एक्शन कराने होंगे और स्टेट को वापस देना होगा, तो उसके बाद जो है तमाम पार्टियों ने अपने अपने प्रोग्राम शुरू कर दिए। तो वर्करान जो थे मायूस थे, अब उनमें थोड़ी सी उम्मीद भरी है कि रियासत में जमहूरी निज़ाम शुरू हो चुका है। तो इंशाल्लाह पीडीपी जो है अच्छे तरीके से चनाब वैली की क़यादत करेगी आने वाले वक्त में। तो इस तरह देखा गया कि असेंबली के चुनाव भी हुए और कहीं ना कहीं पीडीपी जो है 3 सीटें लेके जो है वो आगे आई। तो क्या लगता है इस बार पीडीपी क्या कुछ करेगी, क्योंकि असेंबली में जिस तरह देखा गया वहीदुर रहमान पारा साहब की जो स्टार्टिंग में ही जो उन्होंने जो है वो वहाँ पर 370 की बात की, तो क्या लगता है आने वाले जो असेंबली के अभी सेशन होने वाले हैं तो पीडीपी जो है फिर से उभर के आएगी और जो उनके मुद्दे हैं खास तौर पर वो आगे लाए जाएंगे? देखिए, जहाँ तक पीडीपी ने असेंबली में जो चुनाव असेंबली के हुए उसमें अगर अच्छी कारकर्दगी नहीं हुई, लेकिन अगर रियासत में आप कश्मीर के बात करोगे तो दूसरे नंबर पे जो है पीडीपी ही रही। आपने देखा होगा कि अगर उमर अब्दुल्ला ने बडगाम से जीता तो 2000 वोटों से जीता या 3000 वोटों से जीता। इसी तरह हर असेंबली में आप देखोगे कि पीडीपी दूसरे नंबर पर रही, 2, 2.5, 3000 वोटों से हम पीछे रहे। तो लोगों का मन बना हुआ था कि इस बार हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही क़यादत देंगे, तो उन्होंने दे दिए, तो हम उस मैंडेट का एहतराम करते हैं। लेकिन असेंबली में जो मायूसी लोगों को करवाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के उसका हमें बहुत ही अफसोस है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स जो थे
वो 47 से ही छीने जा रहे हैं, आहिस्ता 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 डिग्रेड करते करते इस रियासत को पंचायत घर बना दिया इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने। पहले कांग्रेस ने इस रियासत को खोखला कर दिया, उसके बाद जो है रियासत में जब भाजपा की सरकार आई तो रही सही कसर जो है उन्होंने पूरी कर दी। रियासत को जो है पंचायत घर में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पे जो है चीफ मिनिस्टर को पहले परमिशन लेनी पड़ती है लेफ्टिनेंट गवर्नर से, फिर जाकर रियासत के वज़ीर आला जो है वज़ीर आज़म से मिल सकता है। तो वो रियासत जिसका खुद का वज़ीर आज़म हुआ करता था, वो रियासत जिसका खुद का सदर हुआ करता था, तो ये जो जुल्म है, ये जुल्म जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी किया और कांग्रेस ने भी किया। तो हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहेंगे, और इंशाल्लाह हम दफ़ा 370 को जो है, जो हमसे छीना गया है, उसको वापस लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो उनके मैनिफेस्टो में था, वो सारी चीज़ें जो है वो कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे वो सामने लाई जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह आपने कहा कि उनको भी कहीं ना कहीं केंद्र से पूछना पड़ता है। तो क्या लगता है जो उनके मैनिफेस्टो थे वो पूरे होंगे? जिस तरह स्टेट्यूट की बात की गई, क्या स्टेट्यूट वापस आएगा? इस पर क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक स्टेटहुड है, स्टेटहुड जो है, स्टेट जो है, ये बहुत पुरानी रियासत थी। इस रियासत को अगर ताकत के बलबूते पे जो है उसको छीना गया तो ये ताकत बीजेपी की बदस्तूर नहीं रहेगी। आने वाला वक्त में ये जो ताकत है इनकी ख़त्म हो जाएगी, और रियासत जो है, रियासत का दर्जा हम वसूल करके रहेंगे। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है और इसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे, और इंशाल्लाह हम अपनी रियासत को हासिल करेंगे। अच्छा, उसके अलावा चुनाव रैली की अगर हम बात करें तो आज भी जिस तरह अभी आपकी स्पीच भी यहाँ पर हुई, बिजली को लेके जो है काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि पावर प्रोजेक्ट्स तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ के लोगों को आज भी वो बिजली जो है नहीं मिल रही है, और फ्री के तो दूर की बात है। उसके अलावा क्या कुछ काम यहाँ पर हो रहा है या क्या कुछ बदलाव की ज़रूरत है, इस पर भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये बदकिस्मती है चुनाव रैली के लोगों की कि उन्होंने जितने भी नुमाइंदे आज तक बनाए, उन नुमाइंदों ने, उनको ये मालूम ही नहीं है कि हमारे जो चुनाव रैली है, यहाँ पे जो बिजली की प्रोडक्शन है, जो ताकत रखती है चुनाव वैली, इतने वसाइल हैं हमारे पास, 38,000 मेगावाट बिजली हम तैयार कर सकते हैं। और इस वक्त जो है आने वाले 2 सालों के बाद जो है 13 से 14,000 या 18,000 हम अचीवमेंट कर चुके होंगे ये। तो अगर हमें चुनाव वैली में 10% ही बिजली दिया जाए इन प्रोजेक्टों से, तो हमें फ्री बिजली मिल सकती है। तो ये भी एक रोज़गार होगा। हर घर को जब फ्री बिजली मिलेगी तो आप खुद सोचिए कि आज जो बिल आ रहा है हर घर का 1,000-1,200 तो आता है, तो ये रोज़गार ही होगा। लेकिन जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हुए, उन्होंने कभी भी रियासत में जब असेंबली का दौर शुरू हो जाता है, असेंबली में ये बात नहीं उठाई। इन्होंने मरकज़ी सरकार के जितने भी मिनिस्टर हैं, पावर मिनिस्टर आए, उनसे ये बात नहीं उठाई कि अगर हमारी ज़मीनें जा रही हैं, हमारे मकान जा रहे हैं, हमारे सस्ते दामों पे अब ज़मीनें खरीद रहे हो और अल्टरनेट उनको कहीं ज़मीन दे नहीं रहे हो, तो उन लोगों के लिए जो NHPC डिपार्टमेंट जो प्रोजेक्ट बना रही है या JKSPDC, तो इनको बॉन्ड करो ना, 50% जो एम्प्लॉयमेंट है उन लोगों को दो पहले। तो ये किसका काम था? ये जो भी रिप्रेजेंटेटिव बंद कर जाता है यहाँ से, उसका काम था। लेकिन उसने जो ही सीट पकड़ी, जो ही वो MLA बना, तो वो जाकर जो है अपने कामों के लिए जो है कोशिश करता, अपने रिश्तेदारों को। उसने लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। नहीं तो आज की डेट में चुनाव वैली में ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में बिजली फ्री होती। क्यों? क्योंकि हम सबसे ज़्यादा, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पावर बनाने वाली जो रियासत है वो जम्मू और कश्मीर है। तो अगर सबसे ज़्यादा बिजली हम तैयार करते हैं तो हमारा हक बनता है कि हमें जो है बिजली फ्री होनी चाहिए पूरी रियासत को। अगर पूरी रियासत नहीं तो जहाँ पे जिन पहाड़ों में छोटी सी ज़मीन होती है ज़मींदार की, उसकी ज़मीन छीनी गई, तो उसको कम से कम बिजली तो फ्री होनी चाहिए थी। अरे उसके अलावा महबूबा मुफ्ती कहती है कि अभी असेंबली बनी है तो कम से कम 6 महीने जो इस सरकार को देने चाहिए ताकि ये भी काम करे। तो इस पर क्या कहते हैं? बिल्कुल, हम सरकार के हर उस काम के साथ छाना बशाना है 6 महीने तक, जो उन्होंने वायदे किए हैं लोगों के साथ। उनने वादा किया कि हम राशन फ्री देंगे, हम 200 यूनिट फ्री देंगे। तो हम देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि जो ही 6 महीने हो जाएंगे, अगर वो नहीं कर पाए तो हर ज़िला सतह पे जो है उसके ख़िलाफ़ जो है एजिटेशन होगी, उनके ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाएंगे। और असेंबली में भी अगरचे हमारी तादाद कम है, लेकिन हम 3 जो हैं हम 70 के बराबर हैं।
हम इंशाल्लाह वहाँ पे गुजार। अच्छा, उसके अलावा आप डोडा की बात करते हैं, डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे भद्रवाह हो, डोडा वेस्ट हो या डोडा ईस्ट हो। देखा जा रहा है कि भद्रवाह के अंदर भी दिलीप परिहार जो है नए नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, शक्ति परिहार भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डोडा ईस्ट की बात करें तो अभी यहाँ के एमएलए अभी भी हमें ग्राउंड पे नहीं दिख रहे हैं, और अभी भी कोई उस तरह का कोई बड़ा कारनामा उन्होंने अभी तक नहीं किया। इस पे क्या कहते हैं और क्या लगता है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को खासतौर पर आने वाले वक्त में किस तरह से देखते हैं आप? देखिए जनाब, जहाँ तक डोडा का एमएलए जो इनकलाबी नारा देते हुए यहाँ से गायब हो गया है, तो मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ पे हैं इस वक्त। अलबत्ता सुनने में आया कि वो दिल्ली में इस वक्त इलेक्शन मुहिम में मसरूफ़ हैं। तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों ने उसको वोट दिया, उसको इज़्ज़त दी और उसको असेंबली में भेजा, उसको उन लोगों के लिए यहाँ काम करना चाहिए था। यहाँ पे अनशेड्यूल्ड बिजली कट लग रहे हैं। मुझे डोडा ये जो भारत एरिया है, गुंदरा एरिया है, काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया कि यहाँ पे जो है 1 घंटे बिजली भी पूरे दिन में नहीं आती। तो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो कोई सुन नहीं रहा है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि अगरचे यहाँ पे एमएलए नहीं है, लेकिन पीडीपी जो है उन लोगों के लिए आवाज़ बनकर उभरेगी आने वाले वक्त में। और डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भारत और गुंदरा के लोगों को, जो दूर दराज के लोग हैं, वहाँ पे बिजली नहीं है, तो कम से कम अगर आपने शेड्यूल कट लगाने हैं तो खुदा का इंसाफ करो यार। अगर सिटी के लोगों को आप 8 घंटे बिजली देते हो तो 6 घंटे जो गाँव के लोगों को दो। हम मानते हैं कि सिटी में कमर्शियल जगह है, यहाँ पे कमर्शियल काम होते हैं, यहाँ पे दुकानदारों को भी बिजली चाहिए। फ़िलहाल तो सिटी को 24 घंटे बिजली चाहिए। अंडर अर्बन एरियाज़ जो है, यहाँ पे गवर्नमेंट का ये दायित्व बनता है कि 24 घंटे बिजली दे। हम ही बिजली पैदा करें और हमें ही नहीं बिजली। पहले भेज दो आप दिल्ली वालों को बिजली और पंजाब वालों को बिजली। तो यार हमको तो पहले पूरी बिजली दे दो ना। हमने कौन सा जुल्म किया? हम तो किराया भी दे रहे हैं। यहाँ एमएलए के खिलाफ भी अब नारे जो है बाजी जो है शुरू हो चुके, इस पे क्या कहते हैं? देखिए ये लोग जो हैं, लोगों की उम्मीदें थी कि महराज साहब जो हैं अच्छा काम करेंगे। उन्होंने जो लोगों से वायदे किए थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उनको शायद मालूम नहीं था कि उनके दायरे इख्तियारात में क्या होगा। तो इस सिलसिले में मैंने कहा था, मुझे एक इंटरव्यू वाले ने पूछा, तो मैंने कहा था कि जितने भी एमएलएज़ हैं उनको चाहे पहले बात करने से पहले या कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले उनको अपने दायरे इख्तियारात देखने चाहिए। अब अगर कोई शख्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन को खामखा हरास करेगा, तो ये एक वहाँ पे अब 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, इस पे फेसबुक पे उठ गया, किसी एम्प्लॉय को गाली दे रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। यार खुदा का खौफ खाओ। ये जो एम्प्लॉय ये कहाँ से आया? ये भी हमारे घरों से गया है, ये भी किसी का बेटा है। तो इसको आप गालियाँ दोगे, इससे बेहतर नहीं इसके पास जाओ, आप उसको पूछो कि आपके दायरे इख्तियारात में क्या है। एक एम्प्लॉय के दायरे इख्तियारात में ही कुछ ही चीज़ें होती हैं। डीसी के दायरे इख्तियारात में कुछ चीज़ें हैं, कुछ नहीं है। तो अब मैं डीसी को गालियाँ देने शुरू करूँगा? तो ये चीज़ें जो है एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन नहीं है वो। तो लोगों ने आपने भी कहा था कि हमसे भी माफ़ी मांगेंगे वो, तो क्या ऐसा हुआ अभी कुछ? देखिए सर, हमने उनको कहा था कि आप एडवाइज़र रखिए। तो अगर आपने एडवाइज़र नहीं रखा तो आप 6 महीने के बाद या तो लोगों को पत्थर मारेंगे या लोग आपको पत्थर मारेंगे। तो 2 ही महीने हुए। तो अभी 2 ही महीने हो गए, अभी नारे तो खिलाफ लगने लगे। तो आने वाले वक्त में अब 4 महीने के बाद मुझे लगता है पत्थर मारने शुरू हो जाएंगे लोग। अच्छा, आने वाले वक्त में पीडीपी को आप खासतौर पर किस तरह से देखते हैं? जिस तरह भाजपा साफ तौर पर ये कहती थी कि जो भी बाकी पार्टीज़ है ये परिवारवाद यहाँ पर खास तौर पर करती है, तो क्या आने वाले वक्त में अब महबूबा मुफ्ती के बाद इल्तिजा मुफ्ती ही सारी कमांड संभालेगी या किसी और को भी इस बार मौका दिया? मैं आपसे आप उन भाजपा वालों से पूछे ना, क्या दिलीप परिहार के अलावा भद्रवाह में कोई एमएलए नहीं बन सकता था? उसको दूसरी दफ़ा उसी को मैंडेट देना था। क्या वो परिवारवाद नहीं है? क्या शक्ति परिहार के अलावा कोई दूसरा एमएलए नहीं बन सकता था? क्या सुनील शर्मा के अलावा कोई दूसरा एमएलए नहीं बन सकता था? क्या डॉक्टर जितेंद्र के अलावा 3 दफ़ा वो एमपी बना? क्या इधर खिलेनी में कोई दूसरा बीजेपी का वर्कर नहीं था? ये जो हैं, ये जो स्टंट मार रहे हैं ना भाजपा वाले, आने वाले वक्त में इन भाजपा के लोगों को भी जम्मू कश्मीर के लोग जो पत्थर मारने शुरू करेंगे। जब जम्मू कश्मीर के नौजवान को मालूम हो जाएगा कि दफ़ा 370 छीनने वाली पार्टी दफ़ा 370 जो था
वो हिंदुओं के लिए नहीं था, वो मुसलमानों के लिए नहीं था, वो हर उस शहरी के लिए था। वो फंडामेंटल राइट्स जो महाराजा ने दिलाए थे कि बाहर के लोग यहाँ नौकरी नहीं कर सकते, बाहर का आदमी यहाँ पे कोई भी फैक्ट्री नहीं खोल सकता जब तक कि वो पार्टनर नहीं बनाएगा जम्मू कश्मीर के लोगों को। आने वाले वक्त में इसी रियासत के लोग जो है भाजपा के लोगों को पत्थर मारना शुरू करेंगे, उनको गालियां देनी शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस आज काम कर रही है, जिस तरह अभी सकीना तुजी का भी बयान आया, जो पेंशन होल्डर्स है उनकी पेंशन भी बढ़ा दी जाएगी, कोशिश लगी हुई है, लेकिन वहीं पर ये भी देखा जा रहा है कि जो उनके एमपी हैं आगा रहुल्ला जी, वो खुद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कहीं ना कहीं खिलाफ किन चीज़ों पर हो रहे हैं। इसको किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है इससे कुछ बदलाव या इससे कोई चेंज आएगा? देखिए, जहाँ तक रूहुल्लाह साहब का ताल्लुक़ है, बहुत ही अच्छे लीडर हैं, कमिटेड आदमी हैं। उन्होंने उमर अब्दुल्ला से ये कहा कि जो हमने वादे लोगों से किए हैं उनको हमें पूरा करना चाहिए, हमें सेंटर से बात करनी चाहिए, अगर नहीं मानता है तो हमें कोई एक्शन लेना चाहिए इस सिलसिले में। तो इस तरह से कुर्सी पकड़कर हम क्या करेंगे जब हमें इतना भी इख्तियार नहीं है कि हम लोग जो हैं, अगर हमने मंत्रालय किसी को देना है, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजना है, क्या इसको हम दे सकते हैं मंत्रालय? तो इतना माजूर कर दिया रियासत की क़यादत को। रियासत की अगर लोगों ने नुमाइंदगी दी है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो उनको गवर्नमेंट की पावर भी होनी चाहिए ना। तो अगर पावर जो है सारी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, फिर इस इलेक्शन कराने का क्या मकसद है? लेकिन यूटी में तो एलजी के पास ही तो पावर नहीं। यूटी जो है, यूटी क्यों बनाएगी? अब डिग्रेड क्यों किया गया? तो नौजवानों को उठना चाहिए, जो पढ़े लिखे नौजवान, उनको बात करनी चाहिए। ये फंडामेंटल राइट्स है हमारे, ये जमहूरी मुल्क है, ये भारतीय जनता पार्टी की जागीर नहीं है, ना ही ये कांग्रेस की जागीर है जम्मू व कश्मीर, ये हमारी जागीर है। हम लोग जो हमारे जो महाराजा थे, उन्होंने इस रियासत को जो चीज़ दी थी दफ़ा 370, उन्होंने जब इल्हाक किया है हिंदुस्तान के साथ, तो किन शराइतों पे किया? अगर उन शराइतों की धज्जियाँ उड़ाई गई और हमें माजूल कर दिया गया, हमें महसूर कर दिया गया, ये तो मतलब एक जुल्म है ना। इतना बड़ा जुल्म किया। एक पुरानी रियासत 137 साल पुरानी रियासत को जो है यूटी में तब्दील किया गया, और इस नाम पे तब्दील किया गया कि यहाँ पे जो मिलिटेंसी है, क्या खाली 5 लोग नहीं मिलिटेंट मारे? तो ये गवर्नमेंट किसकी है? रियासत की अफवाज किसके हाथ में? रियासत की पुलिस का दायरा किसके हाथ में? लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है ना। तो अभी तक 10 सालों में तो ये ज़ीरो हो जानी चाहिए थी मिलिटेंसी। तो इस नाम पे जो है लोगों का जो है इस्तेसाल किया जा रहा है, लोगों के हुकूक छीने जा रहे हैं। हमारे जो पीएचडी करके बच्चे हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो मुस्लिम हैं, अब वो एवरेज हो रहे हैं। तो रियासत के लोगों को उठना चाहिए। हिंदू और मुस्लिम के नाम पे जो कांग्रेस या भाजपा जो सेंटर की पार्टी है, लोगों को चाहे रीजनल पार्टियों को साथ दें, चाहे वो एनसी को दें या पीडीपी को दें, यहाँ पे रीजनल पार्टी होनी चाहिए जो रीजन का सोचेगी। उन्होंने तो सोचना है सेंटर का, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम अक्सरियती रियासत है। भाजपा जो है वो हिंदुस्तान में कहती है हमने मुसलमानों को तहस नहस कर दिया, हमने उनके वज़ीर आला की पोस्ट भी छीन ली, हमने वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर खड़ा कर दिया, अब हमारी मर्जी से जो मर्जी हम करना चाहेंगे। वहाँ से वोट लेती है। इससे पहले कांग्रेस लेती थी। उनने गुलाम मोहम्मद सादिक साहब को जो है वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बना दिया था। आपको याद होगा 1966 में गुलाम मोहम्मद सादिक जो थे वज़ीर आज़म थे रियासत के। और जब कांग्रेस के दौर था, कांग्रेस के दौर में उनको कहा गया कि आपको ये सीट छोड़नी होगी, आपको डिग्रेड होना होगा, नहीं तो आपको जेल की सलाखों के पीछे छोड़ दिया जाएगा, जिस तरह शेख अब्दुल्ला को किया गया। और उसी तरह जो गुलाम मोहम्मद सादिक था, उसने जो है वज़ीर आला की पोस्ट छोड़ दी। जिस तरह से डिग्रेड भारतीय जनता पार्टी ने आज हमें किया, 1966 में डिग्रेड रियासत को किया गया है। यह आज की बात नहीं है, सिर्फ बीजेपी ने नहीं किया, कांग्रेस भी उतनी जिम्मेदार है जितनी भाजपा है। तो ओवरऑल अब क्या कुछ लोगों के लिए मैसेज रहेगा, और आज इस तरह मीटिंग रही तो लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज? हमारी मैसेज यही है कि आप लोग आओ, इकट्ठा हो जाओ, पहले अपने चनाब वली के लिए लड़ो, उसके बाद चनाब वली को चाहे हमें डिविजनल स्टेटस मिलना चाहिए, पहाड़ी स्टेटस मिलना चाहिए। जब आप वोट बैंक के लिए पुंछ और राजौरी, वहाँ पे आप पहाड़ी स्टेटस दे सकते हो, क्या वो पहाड़ इस पहाड़ से छोटे हैं बड़े हैं? आप देखिए ना वहाँ पे कितने छोटे छोटे पहाड़ हैं।
सबसे बड़ा पहाड़ी एरिया अगर लद्दाख और कारगिल के बाद है वो डिस्ट्रिक्ट डोडा है। भारतीय जनता पार्टी ने वोट बैंक के लिए जो है पहाड़ी स्टेटस वहाँ पे दे दिया, राजौरी और पुंछ को। उनको नज़र नहीं आ रहा था चनाब वैली। मैं दिलीप परियार से, सुनील शर्मा से और शक्ति परियार से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने चनाब वैली के लिए रियासत में असेंबली ने में ये बिल क्यों नहीं लाया कि चनाब वैली में जो है बिजली फ्री दी जाए, एनएचपीसी में 50% रिजर्वेशन की जाए, ताकि यहाँ का यूथ जो है एम्प्लॉयमेंट हासिल करे। यहाँ का जो चनाब वैली के लोगों को जो है वहाँ जहाँ पे बिजली पैदा होती है वहाँ पे जो है वहाँ पे बिजली फ्री होनी चाहिए थी। और आपसे भी ये पूछना चाहता हूँ, मीडिया के लोगों से, आपको भी उनसे पूछना चाहिए कि आपने अगर 10 साल से यहाँ नुमाइंदगी डिस्ट्रिक्ट की तो आपने चनाब वैली के लिए क्या बोलते हैं डिविजनल स्टेटस क्यों नहीं मांगा, पहाड़ी स्टेटस क्यों नहीं मांगा। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि असेंबली में कितने बिल लाए उन्होंने आज तक कितने बिल लाए। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि अगर गुजरात में शराब पर पाबंदी है तो जम्मू कश्मीर पे क्यों नहीं पाबंदी लग सकती है। यहाँ का नौजवान ड्रग्स में इस वक्त मुलवस हो रहा है, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, तो हमारे एमएलए क्या कर रहे हैं। उनको चाहे कि असेंबली में बिल लाएं ताकि शराब पे पाबंदी लगे, ड्रग्स पे पाबंदी लगे। आने वाले जो हमारी नई जनरेशन है वो ड्रग्स में ख़त्म हो चुकी है, उनको ड्रग्स में मुलवस किया जा रहा है। और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूँ कि ड्रग्स के बारे में जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या लाएअमल हो आने वाले वक्त में। उनको चाहे कि जितनी भी दवाई की दुकानें हैं उन पे नज़र रखी जाए, वो जो टेबलेट से बेचते हैं और नौजवान बच्चों को जो है इस वक्त बेहोश कर दिया जाता है, उनको घर का नहीं रखा जा रहा है। आने वाले वक्त में जो हमारी जनरेशन जो है ड्रग्स में 90% इस वक्त फंस चुकी है। मैं आपके माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूँ उन एमएलए से, क्या उन्होंने ड्रग्स की पॉलिसी क्या बनाई। शुक्रिया। तो आपने देख लिया, मंसूर भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े थे, क्या कुछ कहना था, निशाना किनको साधा वो भी आपने देख लिया। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। और जिस तरह पीडीपी अभी फिर से जो है शुरुआत इस बेल्ट में हो चुकी है चनाब वैली में, और आने वाले वक्त में अब जो भी होगा खास तौर पर कोशिश करेंगे आप सभी लोगों तक पहुँचाएंगे।